नमस्कार सर, ये जो लिम्फोसाइट्स है, सबसे पहली बात हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नेचर ने हमको प्रोवाइड करी है। तो सबसे पहले हम इसकी यूनिट तो देखते हैं, वो है डब्ल्यूबीसी की लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कोई भी बनने की एक प्रक्रिया है। जैसे हमारे शरीर में लॉन्ग बोन होती है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब। तो लॉन्ग बोन का हम जो डिस्टल एंड देखते हैं, रेड बोन मैरो होता है, और जो सेंट्रल होता है, येलो बोन मैरो होता है। तो जो रेड बोन मैरो है वो आरबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स बनाती है, बट जो येलो बोन मैरो है वो डब्ल्यूबीसी एंड देन लिम्फोसाइट्स बनाती है। तो हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। येलो बोन मैरो में लिम्फोसाइट बनती है, टोटल 100% होती है। तो 80% चली जाती है थाइमस ग्लैंड में और 20% बोन मैरो में। तो इसकी आगे हम देखते हैं कि जो 80% होते हैं, लेफ्ट साइड हम देखते हैं सबसे पहले। तो 80% जो थाइमस में ग्लैंड में गई वो ब्लड सर्कुलेशन में गई। अब ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये टी लिम्फोसाइट्स कहलाती है, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड से होकर निकलती है। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ लिम्फोसाइट्स कहते हैं थाइमस ग्लैंड को, तो इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और इसके द्वारा प्रदत्त इम्यूनिटी को सेल मेडिएट इम्यूनिटी या सेल्यूलर इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी T1, T2, T3, T4 की हेल्पर टी सेल्स कहते हैं। अब हम अपने राइट साइड चलते हैं कि 20% जो ब्लड सर्कुलेशन में गया उसे कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं प्लाज्मा इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, प्लाज्मा मेडिएट इम्यूनिटी, या नॉर्मल इम्यूनिटी है, मेन इम्यूनिटी है फॉर सर्वाइवल ऑफ नॉर्मल लाइफ। मतलब किसी प्रकार की एलर्जी, बुखार, खांसी, सर्दी, इस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए ये अच्छे वर्क करती, यही जिम्मेदार होती है उसे सर्वाइव कराने के लिए। तो यह इम्यूनिटी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब लिम्फोसाइट्स येलो बोन मैरो में बन गया है, वहाँ से 80% थाइमस में गया है। इसी मैकेनिज्म को मैंने हैंड रिटन में कर दिया है ताकि लिखने में आसानी हो जिसको लिखना हो। और टी सेल्स कहलाती है, और इस इम्यूनिटी को सेल मेडिएट इम्यूनिटी कहते हैं। 20% बोन मैरो में जाती है और बी लिम्फोसाइट कहलाती है। इस इम्यूनिटी को प्लाज्मा इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसका सेकंड नेम है। अब टी लिम्फोसाइट्स भी 4 प्रकार के होते हैं, T1, T2, T3, T4। T4 लिम्फोसाइट की खासियत एक बात यह भी है कि यह बी लिम्फोसाइट की बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यानी अगर टी लिम्फोसाइट्स हमारा T4 लिम्फोसाइट या हेल्पर टी सेल भी कहते हैं, अगर यह डैमेज होती है तो बी लिम्फोसाइट्स के बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। जैसा कि हम किसी किसी डिजीज़ में देखते हैं, जैसे कि एड्स पेशेंट में हेल्पर टी सेल्स ही डैमेज हो जाती है, जिससे बी लिम्फोसाइट्स बनने की प्रक्रिया भी डैमेज हो जाती है और पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसी बात को हम थोड़ा और आगे जाके समझते हैं। और यह नॉर्मल लाइफ के लिए मेन इम्यूनिटी है। तो जब T4 लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी सेल डैमेज हो गई तो बी लिम्फोसाइट बन नहीं पाएगी, और यह नॉर्मल लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो पर्सन छोटी मोटी बीमारियाँ, एलर्जी वगैरह से सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डेथ हो जाएगा। अब ये तो बन गया है, तो अब हम एंटीबॉडी की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आपको यह देख के लग रहा होगा कि यह वाई शेप है, और इसमें 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन है। तो जो चेन बेस की तरफ है वो हैवी चेन है, और जो चेन अपर साइड है वो लाइट चेन है, और उस लाइट चेन में ही एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो सबसे पहले वाई शेप की है, और यह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की से बनी होती है। इससे आगे हम देखते हैं जिसमें 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन है। अतः इसे S2 L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिष्ठित H से है, P L से लाइट। एंटीबॉडी किस प्रोटीन की बनी होती है? तो उसका आंसर है एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की होती है। या नीट में एक बार आया था, बाकी जगह कंपटीशन में भी आता है। मैं नीट के अकॉर्डिंग ही, NCERT के अकॉर्डिंग ही इसे बता रहा हूँ। हैवी चेन और लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज या बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिनमें S होता है, S यानी सल्फर। तो यह डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है जिसमें S होता है यानी सल्फर। इसके अलावा सल्फर हमें मिलता है एंटीबॉडी में, इंसुलिन में, हार्मोन में, और विटामिन P7 यानी बायोटीन में पाया जाता है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, जो खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट का एक नाम दिया है एपिटॉप। अब यह एंटीजन का पार्ट है जो एंटीबॉडी द्वारा बाइंड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एपिटॉप किसका पार्ट है? तो एपिटॉप जो पार्ट है वो एंटीजन का है और बाइंडेड है एंटीबॉडी द्वारा। और सेकेंड पार्ट है जो पैराटॉप। पैराटॉप एंटीबॉडी का भाग है जो एंटीजन को बाइंड करता है। जैसा कि मैंने फिगर में दिखाने की कोशिश की है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन पार्ट एपिटॉप, एंटीबॉडी पार्ट पैराटॉप। अब एंटीबॉडी की कार्य करने की प्रक्रिया या फंक्शन को देखते हैं, या कैसे कार्य करता है। तो एंटीबॉडी एंटीजन को खत्म नहीं करता, केवल टैग करता है। फर्स्ट लाइन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी एंटीजन को किल नहीं करता है, या उसको टैग करता है, चिन्हित करता है, या बताने के लिए फैगोसिटिक सेल्स को कि ये
डिस्ट्रक्टिव नेचर है, मतलब ये बॉडी को हार्म पहुंचाने वाला है, इसको किल किया जाए। तो फर्स्ट प्रोसेस में ये करता है एग्लूटिनेशन। अब एग्लूटिनेशन क्या है? एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिलकर जो रिएक्शन करके एक इनसॉल्युबल और हार्मलेस यानी इनसॉल्युबल और हार्मलेस कंपाउंड बनाते हैं, तो उसे कहते हैं एग्लूटिनेशन। फर्स्ट हो गया। और सेकंड है ऑप्सोनाइजेशन। अब आईजीए टाइप ऑफ एंटीबॉडी जो है वह एंटीजन के ऊपर सराउंडेड कर लेती है, यानी कवर कर लेती है। और उसके बाद जो फैगोसिटिक सेल्स है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल सेल्स, उसका भक्षण शुरू कर देते हैं। ये हमारी सेकंड प्रोसेस होगी। थर्ड प्रोसेस में अब हम आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इस अवस्था में एंटीजन द्वारा निकले विषैले पदार्थ को एंटीबॉडी निष्क्रिय कर देती है। तो हमने ये देखा कि 3 स्टेप है। फर्स्ट है एग्लूटिनेशन, जिसमें हार्मलेस इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। सेकेंड स्टेप है ऑप्सोनाइजेशन, जिसको एंटीबॉडी कवर कर लेती है और फेगोसिटिक सेल्स, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स आके उसे किल करते हैं। थर्ड स्टेप है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में ये होता है कि एंटीजन जो टॉक्सिक निकलता है, एंटीबॉडी आके उसे निष्क्रिय कर देती है। अब इम्यूनोग्लोबिन भी 5 टाइप्स होता है, लेकिन उपलब्धता के आधार पर हम इसे कम दे ऐसे ट्रिक, ऐसे सीक्वेंस याद करते हैं। तो फर्स्ट है आईजीजी, ये लगभग 75% होता है, मीन्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होता है, मोनोमर होता है, सिंगल ब्रांच होती है। और उससे भी बड़ी बात, जो क्वेश्चन के आधार पे या प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, यानी मैटरनल ब्लड टू फीटल ब्लड जाता है, मतलब आईजीजी क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा, हम ऐसे याद कर लेते हैं। सेकेंड है आईजीए, तो यह 10 से 15% होता है और ये डाइमर बनाता है। इससे भी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये देखिए डाइमर का शेप है और इसमें एक जे चेन पाई जाती है। तो जे चेन किस पे पाई जाती है? आईजीए में। अब यह सिक्रीट होता है ओवर स्किन, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये प्रेजेंट होता है कोलोस्ट्रम यानी मिल्क, सलाइवा एंड टीयर। तो सबसे पहले हम याद करने के दृष्टिकोण से देखते हैं, आसान हो जाता है कि सिक्रीट कहाँ से होता है? फिजिकल बैरियर यानी स्किन, जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। प्रेजेंट कहाँ होता है? कोलोस्ट्रम, सलाइवा, टीयर, यानी फिजिकल बैरियर और कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। अब हम थर्ड लेवल पर चलते हैं। आईजीएम यह 5 से 10% होता है और पेंटामर होता है। अब हम खुद ही देख रहे हैं, पेंटामर है तो लार्जेस्ट साइज होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। उससे इंपॉर्टेंट ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं कि आईजीएम गिव्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देता है जब भी कोई फॉरेन सेल्स आती है, तो आईजीएम गिव्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। आईजीएम प्लस आईजीजी दोनों ऐड होके गिव्स लिसिस ऑफ फॉरेन सेल्स। अगर आईजीएम प्लस आईजीजी ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो लिसिस का अर्थ होता है टूटना। और फॉरेन सेल, जो फॉरेन सेल से किसी भी बैक्टीरिया वायरस की, तो उसकी लिसिस करता है आईजीएम प्लस आईजीजी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आईजीटी। अब आईजीडी मोनोमर होता है और यह 1 से 3% तक पाया जाता है। इसके फंक्शन अभी अननोन है। तो अब लास्ट चलते हैं आईजीए। आईजीई 0.005%, यह मोनोमर होता है। यह फाइट अगेंस्ट एलर्जी करता है, यानी किसी केस में अगर कोई समस्या हो जाती है, एलर्जी जैसे पॉलन ग्रेन या समथिंग कुछ भी, तो सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स किसका होगा? या उसके अगेंस्ट सेंसिटिव या उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने का काम है आईजीई एंटीबॉडी का। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। तो हमारा ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ इम्यून सिस्टम का, जो एनसीईआरटी के लिए एंड अनदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने ये देखा कि लिम्फोसाइट्स बनती हैं येलो बोन मैरो, ये 80 एंड 20 में डिवाइड हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। 80% थाइमस ग्लैंड में चला जाता है और 20% बोन मैरो में। 20% जो होता है वो मेन इम्यूनिटी बनाता है, प्लाज्मा इम्यूनिटी। और जो 80% है T4 लिम्फोसाइट्स यानी हेल्पर टी सेल, और इसके द्वारा इम्यूनिटी जो बनती है वो सेल मेडिएट इम्यूनिटी कहते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि T4 लिम्फोसाइट या हेल्पर टी सेल बी लिम्फोसाइट की बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जो है लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनाता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वाई शेप होता है, यानी इसे H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनके बीच जो लिंकेज होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इसमें हैवी चेन एंड लाइट चेन होते हैं। एपीटॉप और पैराटॉप होता है। एपीटॉप यानी एंटीजन का पार्ट, जिसे बाइंडिंग करता है एंटीबॉडी, इस तरीके पैराटॉप भी है। अब सेकंड इसकी मैकेनिज्म में जाते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में हमने पढ़ा कि ये एक हार्मलेस और इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। फिर ऑप्सोनाइजेशन में जाता है, जहाँ इसको निष्क्रिय किया जाता है। फिर हम न्यूट्रलाइजेशन में जाते हैं। उसके बाद हम इम्यूनोग्लोबुलिन यानी 5 टाइप की एंटीबॉडी देखते हैं। आईजीएम, आईजीएम में हमने देखा कि क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा। ए में हमने देखा कि स्किन एंड फिजिकल बैरियर कोलेस्ट्रॉल में। एम में देखा लार्जेस्ट साइज। आईजीएम प्लस आईजीजी
डिसीज करता है फॉरेन सेल्स का, डी के फंक्शन अननोन है, आईजी है, ई हम देख ही रहे हैं कि यह मोनोमर है, और 5 अगेंस्ट एलर्जी करता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ तक बता दिया है आपको, और एनसीईआरटी कवर का ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट था तो मैंने कवर कर दिया है। तो वेल, थैंक्स फॉर